वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स और आपको पता है आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स में भरा पड़ा है। आपको उनको रीड करने की जरूरत है। प्रत्येक कंपटीशन फाइट होगा, चाहे कोई भी टारगेट आप ले लें, वो आप लोग फाइट करेंगे कब? जब आपका बेसिक क्लियर होगा। और बेसिक कौन सी बुक्स में है? एनसीईआरटी बुक्स में है। हम पढ़ रहे थे समता का अधिकार, और समता का अधिकार में एक छोटा सा आर्टिकल इसमें दे रखा है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल 21, ठीक है ना। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 क्या है? लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 21 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है। तो देखिए आर्टिकल 21 जो है ना, उसमें क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या है? जीवन, जीवन का मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में मिलता है। अनुच्छेद 21 में क्या मिलता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। सुपर इंपोर्टेंट पर्सन है, SI लिख देता हूं। SI का मतलब सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है। ठीक है, क्या कहता है ये यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब इस अधिकार से जनरली किसी भारतीय नागरिक को या किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक कि कोई कानून बनाकर कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ऐसा डिसीजन या ऐसा निर्णय नहीं लिया जाए। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी इसका हनन नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान भी यह अधिकार बना रहता है, यह आप ध्यान में रखें। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। ध्यान रखें, ये लैंग्वेज आपके RS मेंस में आ गया, IAS मेंस में आ गया कि कोई भी PSC के एग्जाम है उसमें पूछ लिया कि आर्टिकल 21 इतना लिख देते हैं। बताना क्या है आपको, लिखना क्या है? ये लैंग्वेज, अगर ये भाषा शैली आप लिखेंगे तो प्रश्न बनते हैं। क्या भाषा शैली है? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से यह संबंधित है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से यह संबंधित है, और किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, ये थे समता के अधिकार की कुछ बातें, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट जो मूल अधिकार है, नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, वह कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार मेंस में आ गया। भाई प्रीलिम्स में तो आर्टिकल पूछ लेते हैं, कौन से आर्टिकल से लेकर कहां से कहां तक है। हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बेसिक का मतलब होता है उस टॉपिक के प्रति समझ विकसित कर रहे हैं। उस टॉपिक के प्रति क्या कर रहे हैं? समझ विकसित कर रहे हैं। बाकी की ऑब्जेक्टिव क्लास हम लेंगे आपकी अलग से। क्या कह रहे हैं बात? स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, सुनिए इसको। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। समता, बराबरी का अधिकार, और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इन्हें माना गया है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर समता और स्वतंत्रता, इनको एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा संभव नहीं है कि समता का अधिकार तो देते लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे, तो ऐसा संभव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है, पूछ ले कि स्वतंत्रता के अधिकार में इंटरव्यू का प्रश्न बन जाता है। आपने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन कीजिए। तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये लैंग्वेज यूज करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। क्या स्वतंत्रता का अर्थ है? चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या बता रहे हैं? चिंतन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता है। समझ गए? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? देखो कितना शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लिख सकते हैं इसको आप। चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता।
लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है, कौन सा अर्थ यह नहीं है, कौन सा भाई, कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे, कोई भी काम करने लगे, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति कहने लग जाए कि मेरे को तो स्वतंत्रता है, मैं तो रोड पे आके डांस करूंगा, कि मेरे को स्वतंत्रता है, तो उनकी स्वतंत्रता से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। बच्चा सुन रहे हो बात को, कह रहा है मैं तो ट्रेन आएगी, ट्रेन के सामने मेरी स्वतंत्रता ये है कि हम तो उसके सामने जाके दौड़ लगाऊंगा। ठीक है, किसी ऑफिस के सामने डीजे बजाऊंगा, किसी विद्यालय के सामने कोई इस प्रकार का शराब पी के डांस करूंगा, बहुत सारी बातें हैं। ये स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता की इजाजत भारतीय संविधान नागरिकों को प्रोवाइड नहीं करता है, देता नहीं है। ठीक है, अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। देखिए यहां बहुत शानदार बात आने वाली है, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या है कि अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी, देखिए पूरी देखिए इस बात को, बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। इसका मतलब यह है कि क्या कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कानून व्यवस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए आपकी एक्टिविटी से। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता कौन प्रोवाइड करवाता है? भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को देता है। ठीक है, और क्या है देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए क्या खास बात है, स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है उसमें क्या है, देखिए इसको अपन थोड़ा सा टाचो कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से सुनना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, क्या खास बात है। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है यह है, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह खास बात है। क्या है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पूछ ले, अरे एनसीईआरटी की तो लाइन उठा करके पूछते हैं। ठीक है, सिर्फ यही लिख देंगे और सामने लिख देंगे 5 मार्क्स, बस ये मेंस का प्रश्न हो गया। 5 मार्क्स क्या लिख देंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये लिख दिया, सामने लिख दिया 5 मार्क्स। आपको 5 नंबर लाने हैं ना, तो ये बातें बतानी है, इसके बारे में लिखना है। क्या लिखोगे, अपने मन से लिखोगे, इससे बढ़िया क्या है, कुछ एनसीईआरटी से लिख लो। अगर एनसीईआरटी से लिख देंगे तो 5/5 आएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही उसकी जीवन की या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब बिना कारण के, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कौन सा अधिकार के तहत? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुने, क्लास समझ में आएगी। गिरफ्तार किए जाने पर, अगर वास्तव में गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके बाद क्या कह रहा है, गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। ये किसके तहत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। क्या सारांश निकल के आया कि भारत के किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बाय द वे आपने गिरफ्तार कर भी लिया तो उसके बाद उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील, जो चाहे वह एडवोकेट कर सकता है, उस वकील को के माध्यम से, वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का वह अधिकारी होगा। इसके अलावा और क्या खास बात है, इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, उसके 24 घंटे के अंदर किसमें निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे, मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेकर के जाए। 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। गिरफ्तारी अपने इसको यहां लिख सकते हैं, गिरफ्तारी उचित है या नहीं, कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार जो किया गया है उसका गिरफ्तार करना उचित है या नहीं है। निर्णय कौन करेगा? कोर्ट करेगा। आ गई बात समझ में? समझ गए होंगे इस बात को। नॉर्मल सी बात है। किस अधिकार के तहत है? जीवन व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है। इसको अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है, अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है तो न्यायालय के सामने, कोर्ट में ले जाओ उसको, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ कि यह वह व्यक्ति है जिसको हमने गिरफ्तार किया है। ठीक है। इसने यह गुनाह किया है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो यह कौन से अधिकार के तहत है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, खास बात है, बहुत अच्छी बात है इसमें यह है कि किसी भी भारत के नागरिकों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। देखिए और क्या खास बात है, इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती है, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। क्या है? क्या कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने? कुछ बातें आ जाती है बीच में बढ़िया, तो उनको नोट करने वाली है। यही एनसीईआरटी की खास बात है। जितनी बार पढ़ते हैं एनसीईआरटी की क्या खास बात है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कोई ना कोई नया प्रश्न आ जाता है। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार इसमें काफी अपने को कुछ नई चीज मिलती है, कोई नया प्रश्न बढ़ता है, कोई नई समझ बढ़ती है, कोई नया विचार उत्पन्न होता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी क्या बुक्स क्या है? गागर में सागर हैं। जिसने पढ़ लिया, जिसने उनका मनन कर लिया, वह किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकता है। ठीक है। देखिए आगे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। ऐसा नहीं कोई जीवन जी रहा है और आप, कोई पड़ोसी है, बलवान है, ताकतवर है, वो किसी पड़ोसी को क्या कर रहा है? गालियां दे रहा है। ठीक है। उसको उससे कुछ बदमाशी की हरकतें कर रहा है। ठीक है। उसके मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न करता है, उसके बच्चों से जबरन काम करवाता है। ठीक है। तो ऐसा जीवन जो है वह जीवन तो जी रहे हैं वो, लेकिन ऐसा जीवन जो है वह जिए, इसके विरुद्ध क्या करता है? वह नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इसमें शोषण से मुक्त, किसी भी नागरिक का कोई शोषण नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, मानवीय गरिमापूर्ण, एकदम गरिमापूर्ण जीवन जीने का उसका अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का उनका क्या है बच्चा? अधिकार है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार है। खास बात है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत उसको क्या अधिकार है कि आश्रय मतलब कहीं घर बना करके वह रह सकता है, और आजीविका आश्रय व आजीविका का भी अधिकार है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। आजीविका, ठीक है। आजीविका चलाने के लिए उसको काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ठीक है। आश्रय घर बनाना पड़ेगा, तो उसको इनका भी अधिकार है। अब है बहुत बढ़िया प्रश्न है, निवारक नजरबंदी। टॉपिक नोट कर लें। निवारक नजरबंदी, RS, IAS, SSC, रेलवे,
लगभग सभी एग्जाम्स में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं? निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं? बहुत बार प्रश्न आ जाता है। निवारक नजरबंदी के पक्ष में और विपक्ष में तर्क भी पूछ सकते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे। निवारक नजरबंदी क्या है पूरा खोल लेते हैं, इसको पूरा बोर्ड पे ले लेते हैं, फिर हम इसको रीड करेंगे। देखिए निवारक नजरबंदी क्या है, ये देखिए निवारक नजरबंदी हो गई यहां पर। ठीक है, क्या है निवारक नजरबंदी? ध्यान से पढ़ लेना, इस बात को क्लियर कर देता है। पढ़ें, क्या बात है? सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने कोई अपराध किया हो। सब जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं कि व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने कोई ना कोई अपराध किया हो। समझ गए? आगे क्या था? लेकिन इसका अपवाद भी है, पर इसके अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है? निवारक नजरबंदी अपवाद है इसका। क्या अपवाद है? निवारक नजरबंदी। कैसे? कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर, कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन सी आशंका पर? कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है ना, पहले गिरफ्तार कर लो उसको। क्या खास बात कर रहे हैं कि इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, कोई गैर कानूनी कार्य यह करने वाला है। ऐसी आशंका पर भी उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चा? गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, वर्णित प्रक्रिया मतलब ऐसे उसका मुकदमा चलाएंगे, फिर कोर्ट सजा सुनाएगा, कोर्ट सजा सुनाने के बाद उसको जेल होगी, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। निवारक नजरबंदी में क्या है? इस वर्णित प्रक्रिया के बिना भी सीधा, बिना ही कुछ समय के लिए कहां भेज दिया जाएगा बच्चा? जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी कहते हैं। क्या लिखेंगे? क्या समझे आप इस बात से? क्या समझे इस बात से? निवारक नजरबंदी क्या है कि किसी व्यक्ति को, दो बात समझ में आ रही है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि यह व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? निवारक नजरबंदी कहेंगे। दूसरी बात क्या होती है इसमें कि इसमें व्यक्ति को किसी वर्णित प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया के बिना ही उसको सीधा जेल में भेजा जा सकता है। ये क्या है? निवारक नजरबंदी है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आशंका, कौन सी आशंका, कौन से वह गुनाह कर सकता है। कोई बड़ा गुनाह करेगा तभी, ऐसा नहीं कि हर ये जो व्यक्ति जो है ना, वह चलते व्यक्ति को गाली निकाल देगा, ये शराब पी के उत्पात मचा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या खास बात है? देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को लगे, देखो इसका अर्थ यह हुआ, यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था और शांति, देश की कानून व्यवस्था, शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बड़ी बात है। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे वह बंदी बना सकता है और उसे जेल में डाल सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये सर ठीक है, जेल में डाल सकता है, तो क्या वो जेल में परमानेंट ही पड़ा रहेगा क्या? इसकी कोई अवधि भी होती है क्या? बेचारे ने गुनाह किया ही नहीं, सिर्फ डाउट के आधार पर, सिर्फ शंका के आधार पर उसको जेल में डाल रहे हो। ठीक है, तो सारी जिंदगी जेल में पड़ा रहेगा क्या? नहीं। तो निवारक नजरबंदी की सीमा कितनी है? निवारक नजरबंदी जो है वो अधिकतम 3 महीने के लिए ही की जाती है। 3 महीने की ही निवारक नजरबंदी की जा सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष 3 महीने के बाद ऐसे मामले लाए जाते हैं। ठीक है, सलाहकार बोर्ड गठन कर दिया कि हम उससे सलाह लेंगे, वो उस मामले की पूरी स्टडी करता है, पूरा एनालिसिस करता है और कोई निष्कर्ष पर पहुंचता है और फिर वह निर्णय देता है कि हाँ
3 महीने के बाद अगर वो फिर भी ऐसा लगे तो कुछ और डिसीजन लिया जा सकता है। प्रत्येक रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का हथियार है। निवारक नजरबंदी क्या है? असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। लेकिन सरकार ने प्राय, खास बात देखो क्या लिख रखी है, सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है, राजनीति के लिए इसको इस्तेमाल किया है। जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसके ऊपर ही राष्ट्रद्रोह का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, अशांति का केस लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जेल में रख दिया जाता है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए अधिकतम। तो क्या लिखा है इसमें कि लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। अनेक लोग ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। कुछ व्यक्ति जो होते हैं, अधिकांश व्यक्ति ये जाने यह है क्या मानते हैं, ऐसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इस कानून में निवारक नजरबंदी में कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं, उपचारात्मक सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। पर ये दोनों, निवारक नजरबंदी से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक है, पता ही नहीं है कि भाई वह व्यक्ति अपराधी नहीं है, लेकिन सरकार ने गिरफ्तार कर लिया उसको, वह अपने समाज के हक की लिए आंदोलन कर रहा है, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया उसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। ये भी प्रश्न बन जाए, पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर क्या है? विरोधाभास है। ठीक है, यह बात आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी है, प्रश्न बनते हैं, ऐसे कैसे उठा करके पूछ लिए जाते हैं, तो आंसर अच्छे शब्दों के साथ आपको देना होता है, तब जाके अपना सिलेक्शन होता है। देखिए अब और देखिए क्या खास बात है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अन्य कई स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? अन्य स्वतंत्रताएं देखिए क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, और अधिकार भी अपने को दिए गए हैं। कौन कौन से? पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। ये खास बात देखो, स्वतंत्रता के अधिकार जो भी अपने को दे रखे हैं उसमें कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते यह मेरी मर्जी से ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आप मनचाहे रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, निरंकुश नहीं है अधिकार। आपको ऐसे नहीं दे दिए तो आप इसका कहीं पर भी पालन करोगे, कहीं पर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सरकार उनके ऊपर क्या कर सकती है भाई? प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार आपको मना कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल भी देते, प्रत्येक बात को उदाहरणों से समझाए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, खास बात है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि भाई आप कोई सम्मेलन बुला रहे हैं, उसमें क्या शर्त जोड़ रहे हैं? कोई सम्मेलन बुला रहे हैं, कोई सभा कर रहे हैं, तो क्या शर्त क्या बता रखे हैं कि वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप भीड़ एकत्र कर लिया आपने और दंगे करवा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण सम्मेलन बुलाने की छूट आप लोगों को, शांतिपूर्ण
सभा आयोजित करने की छूट है आप लोगों को, ठीक है। और क्या खास बात है, शांतिपूर्ण हो और बिना हथियार जो हैं बिना हथियारों के हो। ऐसे नहीं आप वहां बंदूक ले गए, गाना गाने लगे बंदूक चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बिना हथियारों के वह सम्मेलन होना चाहिए, बिना हथियारों के वह सभा होनी चाहिए, सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए और देश के पक्ष में होनी चाहिए, देशद्रोह की उसमें बातें नहीं होनी चाहिए। यह है भाषण व अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके तहत यह बात आती है। सरकार किसी क्षेत्र में 5, ये देखो इतनी खास बात आ गई, अधिकार दे दिया लेकिन यहां पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार चाहे तो 5 व्यक्ति एकत्र एक जगह नहीं हो सकते, या 5 से अधिक, 5 भी हो गए तो उनको 4 हो जाए चलेगा, लेकिन 5 नहीं हो सकते। यह संख्या लिख दी, इसका मतलब इतना ही, 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकती है, और जो सरकार जो है ना इसका आसानी से दुरुपयोग कर सकती है, कि नहीं हम नहीं करने देंगे ऐसा, क्योंकि लिखा हुआ है संविधान में कि सरकार चाहे तो 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन की शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति, अरे सरकार ने कोई कानून बनाया, जैसे हो ना किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, और SC/ST एक्ट हुआ था, ठीक है। सरकार ने कानून बनाया कि हम ये कानून खत्म करने वाले हैं या कोई संशोधन करने वाले हैं, किसानों के विरुद्ध बना लिया, किसानों के पक्ष में बना लिया, लेकिन लगता है कि किसानों के विरुद्ध में है, तो सरकार किसान क्या करेंगे भाई, आंदोलन तो करेंगे, या फिर किसी का भी जो कानून उनके हित में था उसको बदल रहे हैं तो वो आंदोलन तो करेंगे, ठीक है। तो सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है, वो घोषणा कर सकती है कि हम अगर किसी ने 5 या 5 से अधिक व्यक्ति दिखाई दिए तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पर कि वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। देखो इस कानून का उल्लंघन क्या करता है गवर्नमेंट, कि जनता जो है वह न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करना चाहती है, कि वो ना तो हथियार ले जाएगी, ना कोई दंगे फसाद करेगी, लेकिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसको क्या कहते हैं, न्यायोचित विरोध प्रदर्शन। न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से वह मना कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के विरोध में वो सभा, वो सम्मेलन आयोजित किया गया है। इससे गवर्नमेंट की छवि धूमिल हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहेगी कि यार इसको दबा दिया जाए, इस मामले को दबा दिया जाए, किसान आंदोलन को दबा दिया जाए, या फिर दलित आंदोलन को दबा दिया जाए, गुर्जर आंदोलन को दबा दिया जाए, ठीक है, महिला आंदोलन को दबा दिया जाए। तो इस अधिकार के तहत सरकार जो है ना इसको क्या कर सकती है, मना कर सकती है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और वह प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो उसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर जनता सतर्क है कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि हमारे को सभा व सम्मेलन बनाने का अधिकार है, और हम क्या कर रहे हैं, न्यायोचित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और न्यायोचित विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हमें सम्मेलन बुलाने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। संविधान सभा ने भी क्या, कि संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था कि नहीं, अगर इस प्रकार गवर्नमेंट ऐसा करने लग जाएगी ना कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये अधिकारों का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। तो संविधान सभा इसी चाह रही थी कि यह जो कानून है इसको लागू नहीं किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्या खास बात है, ये इसकी बात बता रहे हैं, कौन है ये, सोमनाथ लाहिड़ी, पढ़ लेते हैं।
क्या किसी बड़े व्यक्तित्व को जब हम पढ़ते हैं ना, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ डेवलप होती है। हम किसी मुद्दे को, हमारे लिए किसी मुद्दे को समझना आसान हो जाता है। क्या कह रहा है कि मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। एक सिपाही के दृष्टिकोण, आप देखेंगे कि काफी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ दिया गया है उसको कंट्रोल करने का, और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों की पूरी तरह से वापस ले लेता है। अपन बात की ना जी कि व्यक्ति को सभा व सम्मेलन बुलाने की आजादी है, लेकिन साथ में उपबंध क्या जोड़ दिया कि सरकार उनके ऊपर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह सभा आयोजित करने पर या सम्मेलन बनाने पर पाबंदी लगा सकती है। तो उपबंध जोड़ दिया, तो वह क्या कर लिया, अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है वह उपबंध। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए, हम उस प्रत्येक अधिकारों को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। प्रत्येक अधिकार पर कोई किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जनता जो है, जो अधिकार चाहती है, उनको ये अधिकार मिलने चाहिए। कौन कह रहे हैं, सोमनाथ लाहिड़ी, संविधान सभा के वाद विवाद खंड 3 पृष्ठ 404, 29 अप्रैल 1947 में यह बात बता दी। कितनी खास बात है। आप लोग पढ़ रहे हो, अभी भी आपको नॉलेज नहीं है। ये कब पढ़े थे, पढ़े भी थे नहीं पढ़े थे, लेकिन देखिए 29 अप्रैल 1947, 29 अप्रैल 1947 को यह बात कही थी इन्होंने सोमनाथ लाहिड़ी ने। तो बड़े वैचारिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी हुई, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। इसको और पढ़ लेते हैं, बहुत खास बात आ रही है कि आरोपी, कोई व्यक्ति किसी ने गुनाह कर दिया, किसी पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है, आरोपी को या अभियुक्त को गिरफ्तार, अभियुक्त के अधिकार, उनको भी कुछ अधिकार है। क्या क्या अधिकार है, देखिए ये पढ़ लिया वैसे हमने। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले, उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। ऐसे नहीं कोई अपराध कर लिया तो उसको क्या करेगा, जनता कूट कूट के मार देगी, पीट पीट के मार देगी, ठीक है, गला दबा के मार देगी, ठीक है, डुक लगा के मार देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है, हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों, उनको भी सुरक्षा मिलना जरूरी है, क्योंकि आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायपालिका ही उसको सजा दे, जनता द्वारा उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जनता तो क्या है, आपस में वैसे ही एक दूसरे से जलती है, और वो अपने स्वार्थ के खातिर किसी व्यक्ति की भीड़, अपने एक समूह के लोग एकत्र हो गए, दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया है चाहे नहीं किया है, वो उसको जाकर के मार देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जनता न्याय करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन न्याय करे, न्यायपालिका न्याय करे, ऐसा होना चाहिए। समझ गए बात को। तो क्या कह रहे हैं कि विभिन्न अपराधों के आरोप को उनको भी पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी क्या होना चाहिए बच्चा, पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए जिन पर अपराधों के आरोप हो। हम प्राय ऐसा विश्वास कर रहे थे कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है, जनता क्या विश्वास कर लेती है कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है। जनता को क्या लगता है, किसी ने कोई अपराध कर लिया है तो वह दोषी है, चाहे उसने किया कि नहीं किया, अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगा है, अपराध किया है वो तो दोषी है ही, लेकिन अपराध का आरोप लगा है अभी तक, तो वह दोषी है या नहीं है इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। लेकिन जनता क्या करती है, पहले ही ये आकलन कर लेती है कि हाँ यह दोषी है, ठीक है, किसी अपराध का आरोप लगता है दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर भी मिलना चाहिए। आरोपी है, किसी ने लगा दिया ब्लेम कि इस प्रकार का ये काम करता है, इसका मर्डर इसने किया है, इसका यहाँ इसने चोरी डकैती की है, ठीक है, किसी ने भी लगा दिया, जलन से लगा दिया, वैसे लगा दिया, ईर्ष्या से लगा दिया, या वास्तव में उसने किया भी हो, लेकिन फिर भी उसको अपने आप को सही साबित करने का अधिकार भारत का संविधान देता है।
कि वह किसी भी एडवोकेट की सहायता से स्वयं को बचा सकता है और कानून के सामने अपना पक्ष रख सकता है। न्यायालय ने निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। आरोपियों के लिए क्या व्यवस्था? निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकार आरोपियों को भी देती है। ये बात सुनिए कि आरोपियों को संविधान कौन कौन से अधिकार देता है। देखिए 3 अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों अधिकार अपराधियों को भारतीय संविधान कितने प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था करता है, या अपन कह सकते हैं कि आरोपियों के लिए संविधान में कितने अधिकारों की व्यवस्था है? तो 3 अधिकारों की व्यवस्था है। आरोपियों के लिए संविधान में 3 अधिकारों की व्यवस्था है। पहला कौन सा अधिकार है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं हो सकती। पहला, एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। कि किसी गवर्नमेंट ने पहले अब कानून बनाया है और उस कानून के तहत पहले जो काम किए गए वो गैर कानूनी हो गए, तो उन काम के लिए वर्तमान कानून के द्वारा सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि तुमने ऐसा काम किया है, इसका हाँ करो आप, या इसके पक्ष में हमारे को वो दो, प्रमाण ला करके दो, सबूत ला करके दो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये बात ध्यान में रखें। 3 अधिकार अपराधियों को भी संविधान में दिए गए हैं। कौन कौन से? ये आपके सामने हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। फिर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें एनसीईआरटी बुक्स की। आपको समझ में आए होंगी। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऑब्जेक्टिव निकालते रहें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।